क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को, और हमारे चैनल पर लगातार जो है करंट अफेयर और सारे सब्जेक्ट के क्विक रिवीजन कराए जा रहे हैं। ये जो है करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें नई संसद भवन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कौन कौन से वर्ष घोषित किए गए हैं, सबके बारे में बताया गया है। इसको अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन कोई डाउट होता है कमेंट करके उसको पूछ लीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत में जल स्रोतों की पहली गणना की गई है। भारत के इतिहास में पहली बार जल के स्रोतों गणना की गई है। क्यों की गई है? जिससे ये पता लगाया जा सके कि जल कहाँ कहाँ कितने स्रोत हैं, कितने स्रोत और बनाने की जरूरत है। पहली बार जनगणना हुई है, ये भी पूछा जा सकता है। तो हम भारत के बारे में बताएंगे और साथ में बिहार के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे कि बिहार में जल स्रोतों का क्या आंकड़ा आया हुआ है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पहली जनगणना हुई है जलीय क्षेत्रों की, को किसने कराया है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कराया। पहला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में कुल कितने जल स्रोतों की गणना की गई है, तो 24,24,540। ये आपको फिगर याद रखना है। पहला क्वेश्चन, मतलब ये भी पूछा जा सकता है। इसमें याद रखना ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है और शहरी क्षेत्रों में कितना है, ये अंतर देखना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में याद रखना 97.1% जलीय स्रोत हैं और शहरी क्षेत्रों में 2.9% जलीय स्रोत हैं। ये पूरे भारत का आंकड़ा है। ठीक है। जल स्रोतों का स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास कितना है, निजी संस्थाओं या निजी व्यक्तियों के पास कितना है, तो 52.2%। आपके गांव में भी कई लोगों के अपने निजी तालाब भी हैं और कुछ सार्वजनिक तालाब भी होते हैं। और सार्वजनिक मतलब होता है सरकारी, वो 44.8% है। ये आपको डाटा याद रखना है कि निजी के पास कितना है और प्राइवेट के पास कितने हैं। ठीक है, मतलब सरकारी के पास कितने हैं। जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य कौन हैं? अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जल स्रोतों की संख्या सबसे अधिक है। नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 4 पर उड़ीसा और नंबर 5 पर आसाम है। ठीक है। जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य कौन है, तो ये सिक्किम है, जहां सबसे कम जल स्रोत हैं और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। कुल जल स्रोतों में प्रतिशत जल स्रोत मानव निर्मित सबसे ज्यादा हैं और 22% जल स्रोत प्राकृतिक हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो 78% जो है मानव निर्मित है और 22 अगर हम कहें तो 22 आपका प्राकृतिक है। ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है, ये याद रखना है। और पश्चिम बंगाल में तालाब और जलाशय की संख्या सबसे अधिक है, ये याद रखना है। अगर हम बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में झीलों की संख्या सबसे अधिक है, ये भी फैक्टर के रूप में याद रखना है। अब हम बिहार की बात कर लें, तो बिहार का डाटा आपको मैंने दे दिया अलग से, इसको देख लीजिएगा। तो बिहार में कुल 45,793 जल स्रोतों की गणना की गई है। पहला डाटा आपसे ये पूछा जाएगा। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में क्या डाटा है, तो याद रखना शहरी क्षेत्रों में 1962 यानी 4.3% शहरी क्षेत्रों में जलाशय हैं बिहार में। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो उसमें 43,000 जो है 831 अर्थात 43,831 जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है, जिसका परसेंटेज अगर कहा जाए तो 95.7% ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशय हैं। ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ये भी याद रखना कि बिहार में अगर कहा जाए तो बिहार में निजी लोगों के हाथों में कितने जलाशय हैं, तो वो 39.2% है। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बिहार का डाटा मैंने यहाँ दे दिया है, इसको अच्छे से देख लेना। और राष्ट्रीय स्तर का डाटा दे दिया है, ये भी देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है क्योंकि पहली बार गणना हुई है, तो क्वेश्चन यहाँ आना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2023। ठीक है, ये विश्व बैंक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको रिपोर्ट को तैयार किया गया। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। फिर आगे पूछा जाएगा 19 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य कौन हैं, तो केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, जहां स्वास्थ्य सूचकांक सबसे अच्छा है। 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 स्थान किसको मिला है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश को मिला है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें बिहार किस नंबर पर है, तो 19 बड़े राज्यों में 19वें नंबर पर बिहार है और उससे एक पायदान ऊपर
उत्तर प्रदेश है। और सबसे ऊपर कौन है? केरल है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। छोटे राज्यों में अगर बात करें तो छोटे राज्यों में प्रथम त्रिपुरा है और छोटे राज्यों में अंतिम मणिपुर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान लक्षद्वीप का है और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान दिल्ली का है। तो दिल्ली की स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है। अगला है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022। यह रिपोर्ट कौन बनाया है? द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। पहला क्वेश्चन, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 52% आबादी जो है सक्रिय इंटरनेट का यूज करती है। दूसरा क्वेश्चन, इसका परसेंटेज कितना है? तो तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो परसेंटेज कितना है इसका? 52%। और अगर करोड़ों में बात करें, संख्या में बात करें, तो 75.9 करोड़ जो है लोग सक्रिय इंटरनेट का यूज भारत में करते हैं। ठीक है। और लेकिन परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 52% है, तो अपने आप में बहुत कम है। गोवा में सबसे अधिक इंटरनेट यूज करते हैं 70%, बिहार में सबसे कम करते हैं 32% इंटरनेट का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22, ये 2023 में रिपोर्ट जारी किया गया है। तो केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। इसका मतलब सिंपल ये समझो कि ये जो है ऐसी रिपोर्ट है कि कौन सा राज्य ऊर्जा के मामले में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसी पे रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है। इसमें कुछ इसमें ये नहीं देखना है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखना है वो 5 राज्य कौन हैं जो है सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं। तो याद रखना आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, आपको ये याद रखना है। और याद रखना उसके बाद कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना है। जबकि 4 राज्य असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब जो है अचीवर श्रेणी में शामिल हैं, अभी वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, मार्च 2023 में रिपोर्ट जारी की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये रिपोर्ट कौन जारी किया है? IQ एयर के द्वारा। तो IQ एयर एक संस्था है, ये स्विट्जरलैंड की संस्था है, ये भी याद रखना। और यही जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी करती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ही पूछा जा सकता है। ठीक है। तो याद रखना वायु प्रदूषण को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई है। दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 14 शहर भारत के हैं। 20 टॉप में 14 भारत के हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत का सबसे प्रदूषित महानगर ये शहर कौन है? कोलकाता। यहाँ याद रखना महानगर पूछा जाएगा, राजधानी पूछा जाएगा, शहर पूछा जाएगा, सब में अंतर है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है। तो भारत का सबसे प्रदूषित जो है महानगरीय शहर कौन है? कोलकाता है। इसको याद रखना, केयरफुली तरीके से देखना। भारत का सबसे प्रदूषित शहरों में दरभंगा तीसरे नंबर पर है और पटना छठे नंबर पर है। यही आपके लिए महत्वपूर्ण है कि पटना किस नंबर पर है। तो पटना जो है 6 नंबर पर है वायु प्रदूषण के मामले में देश में, ये आपको याद रखना है। फिर है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। याद रखना मैं करंट अफेयर में वही चीज़ बता रहा हूँ आपसे, आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो सब फालतू चीज़ें मैंने हटा दिया है, तो याद रखना इस चीज़ को। ठीक है। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 अभी 23 का नहीं आया है, तो 22 ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन जारी करता है? तो बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया जाता है। तो जारी कौन करता है ये जरूर याद रखना, क्वेश्चन यहीं सबसे पूछे जाते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस में राज्यों की स्थिति कहा जाए तो बड़े राज्यों में हरियाणा नंबर 1 पर है, छोटे राज्यों में सिक्किम जो है नंबर 1 पर है। यही आपको याद रखना है। इस सूची में बिहार का स्थान 15वां है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आपके लिए यही महत्वपूर्ण है कि बिहार का स्थान कितना है? तो 15 नंबर पर है। नेक्स्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, नीति आयोग जारी करता है। पहला क्वेश्चन, प्रथम स्थान कर्नाटक का, पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान मणिपुर का, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ का है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का नया संसद भवन। यहाँ से क्वेश्चन जो है 99% उम्मीद है आने की, तो इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई को किया गया 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा। इसका शिलान्यास कब रखा गया था? आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है, ये तो नहीं पूछेगा लेकिन उद्घाटन पूछा जा सकता है। ठीक है, वाक्य बना के दे सकते हैं। नया संसद भवन जब बनाया गया
तो उस पर एक सिक्का जारी किया गया था, वो सिक्का कितने का था? 75 रुपए का था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है। फिर संसद की सेंट्रल विस्टा पूछा जाएगा कि नया संसद भवन किस परियोजना के तहत बनाया गया है, किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, तो उसका नाम है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। ठीक है, इसके तहत बनाया गया है, नई संसद भवन का निर्माण किया गया है। संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? तो याद रखना बिमल पटेल ने किया था। ये जो है आर्किटेक्ट हैं, ये भी याद रखना, इन्होंने ही संसद भवन का डिजाइन किया है। लेकिन संसद भवन को बनाने वाली कंपनी कौन पूछा जाएगा? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इसी ने संसद भवन को बनाया है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें याद रखना प्रोजेक्ट कुछ और है, प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा है, जबकि और सेंट्रल विस्टा जानते क्या है? सेंट्रल विस्टा जो है, अगर मान लो ये राष्ट्रपति भवन है तो राष्ट्रपति भवन से लेकर के आप इमेज देख सकते हैं, तो राष्ट्रपति भवन से लेकर के और इंडिया गेट तक जितनी लंबाई है और इसके आसपास जितने भवन हैं, इस पूरे क्षेत्र को जो ये मैप पे दिया गया है, इसी को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। तो यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट होता है, काम होता है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही काम होता है। लेकिन ये किस कंपनी ने बनाया है? टाटा जो है प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने बनाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और डिजाइन कौन किया है? बिमल पटेल ने किया है। नए संसद भवन की विशेषता क्या है? इसका आकार त्रिकोणीय है, ये भी क्वेश्चन खुदा न खास्ता कभी पूछ सकते हैं। आयताकार है, त्रिकोणीय है, वर्गाकार है। ठीक है, नई संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार कौन कौन से हैं? जल, थल और नभ को समर्पित हैं। ठीक है, जो तीनों सेनाओं को प्रेजेंट करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जो जल, थल और नभ हैं, उनका नाम क्या है? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार रखा गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो 3 द्वार हैं इसमें। नई संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। संसद भवन की छत पर एक राष्ट्रीय प्रतीक लगाया गया है, जिसे हम राष्ट्रीय जो है, जो बाग है आपका, अशोक का स्तंभ है, वो कांसे की प्रतिमा है। उसका कुल जो भार है वो 9500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 65 मीटर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में याद रखना कितनी सीटें हैं? तो 888, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 384 सीटें बनाई गई हैं, याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नए संसद भवन में सेगोल की स्थापना की गई है, ये भी याद रखना। और याद रखना एक दंड है और ये सेगोल जो है चोल काल की संस्कृति का हिस्सा था, इतना आपको याद रखना है। इस दंड की लंबाई कितनी है? याद रखना, उसे पूछेगा नहीं, लेकिन 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल बना हुआ है जो न्याय का प्रतीक है। ये पूछा जा सकता है कि नंदी बैल किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है, ये पूछ सकता है। लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहाँ मोर के जो है पंखों के आधार पर सब काम किया गया है। ठीक है, जबकि राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित किया गया है और संसद परिसर में एक राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी लगाया गया है, इतना बात याद रखना है। ठीक है, क्या पूछ सकता है क्या नहीं अलग बात है। आगे आते हैं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा दिया गया है वो कितनी पार्टियों को दिया गया है और कितनी पार्टियां इस समय है, क्या है, कैसे है, मैं पूरा जो है आपको बता देता हूँ, उसकी शर्तें क्या हैं सब बता देता हूँ। जैसे 10 अप्रैल 2023 को भारत के निर्वाचन आयोग ने अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? 6 राष्ट्रीय पार्टियां, आपको 6 की 6 राष्ट्रीय पार्टियां याद रखना है। जैसे पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिसे हम CPIM कहते हैं, और नेशनल पीपुल्स पार्टी NNPP, और याद रखना ये चुनाव मेघालय में लड़ती है, और आम आदमी पार्टी। तो ये 6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी दर्जा मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय जब जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी दर्जा दिया गया था तो 9 पार्टियां थी, लेकिन 3 पार्टियों से दर्जा वापस ले लिया गया, तो 6 पार्टियां केवल बची हैं। तो 3 पार्टियां कौन है जिनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया? पहला है जो है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, इससे वापस ले लिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI से वापस ले लिया गया। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इससे भी शरद पवार की पार्टी है, इससे भी जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। तो आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखना किसको दिया गया है, किसको नहीं दिया गया, किससे वापस ले लिया गया है। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप तैयार रहिएगा, आपको मैंने एक जगह दे दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा की शर्तें क्या होती हैं? पहली शर्त याद रखना, 3 शर्त हैं, तीनों में से कोई एक शर्त माना जाता है, तीनों शर्त नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे या और या लगा हुआ है, तो ये बात याद रखना।
पहली शर्त इन तीनों, ये बात बहुत ध्यान समझना, इन तीनों शर्तों में से कोई एक ही शर्त मानना है, तीनों नहीं माना जाएगा, ठीक है। पहला, कोई पार्टी 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, पहली कंडीशन हो, तब उसे राष्ट्रीय पार्टी दर्जा मिल जाएगा। या फिर लोकसभा या राज्य के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो, इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की हो। या फिर यदि उसने कम से कम 3 राज्यों के लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2 सीटें जीती हो। तो यही 3 क्राइटेरिया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बीपीएससी में, तो इसको भी लेकर के तैयार रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कौन कौन सा ईयर मना रहा है? तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मिलेट या अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष मनाया जा रहा है भारत के कहने पर 2023 में। लेकिन आपको हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि 2023 में इसके अलावा एक और वर्ष मनाया जा रहा है, आपको नहीं पता होगा, इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, इसको मेंशन किया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष मनाया जा रहा है 2023 में, वो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के अलावा, मोटा अनाज को जो है कंदन कहते हैं, भी याद रखना, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसे मोटा अनाज भी कहा जाता है। तो 2023 में एक और वर्ष मनाया जा रहा है, ये भी याद रखना, कौन सा है? शांति की गारंटी के रूप में संवाद का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है 2023 में। तो संयुक्त राष्ट्र 2 वर्ष मना रहा है 2023 में, इसको याद रखना। 2024 में कौन सा वर्ष मनाया जाएगा? लैम लिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये जानते हो क्या होता है? तो लैम लिट्स जो है एक ऊंट की प्रजाति है, उसके संरक्षण के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है, ये आपसे पूछा जाएगा 2024 में। और अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष मनाया जाएगा 2025 में। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेजिलेट्स एंड पेस्टोरलिट्स वर्ष मनाया जाएगा 2026 में। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का दशक वर्ष क्या क्या है? तो 2014 से 24 तक सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक मनाया जा रहा है। जबकि 15 से 24 तक क्या मनाया जाएगा? अफ्रीकी कुल के लोगों के लिए हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक। 16 से 25 तक क्या मनाया जा रहा है? तो 2 है अफ्रीका हेतु तृतीय औद्योगिक विकास दशक और पोषण पर कार्यवाही का संयुक्त राष्ट्र दशक, ये मनाया जा रहा है। 2018 से 27 तक क्या मनाया जा रहा है? गरीबी उन्मूलन हेतु तृतीय संयुक्त राष्ट्र दशक। और 19 से 28 तक क्या मनाया जा रहा है? शांति का नेल्सन मंडेला दशक और पारिवारिक कृषि का संयुक्त राष्ट्र दशक, ये मनाया जा रहा है। 2021 से 2030 तक क्या क्या मनाया जा रहा है? तो संयुक्त सतत विकास हेतु समुद्र विकास का संयुक्त राष्ट्र दशक, स्वास्थ्य आयु वृद्धि का संयुक्त राष्ट्र दशक, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का संयुक्त राष्ट्र दशक। जबकि 2022 से 32 तक क्या मनाया जाएगा? देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसको खूब अच्छे से देख लीजिएगा। इसका PDF मैं वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, और जो है लिंक टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और जा करके उसको टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करके वहाँ पे आप जो है इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको और अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो टेस्ट का PDF और ग्रुप अलग है और PDF का ग्रुप अलग है, दोनों आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट में। आज के आते हैं ऑस्कर पुरस्कार। तो ये 95वां ऑस्कर पुरस्कार है 2023 का। पहला जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को ये इस बार जो है सर्वाधिक 7 पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म है। और ये याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि यह याद रखना सबसे महत्वपूर्ण फिल्म इसी फिल्म को अवार्ड दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण फिल्म यही है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो है नाटू नाटू, तो नाटू नाटू को फिल्म कौन सी है? RRR। तो बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर का विजेता दिया गया है। और 80वां गोल्ड ग्लोब अवार्ड 2023 भी नाटू नाटू ने ही जीता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और गायक कौन है इसके? तो राहुल जो है सिपली गज और काल भैरव, इन्होंने गाया है। संगीतकार कौन है? MM कीरावानी, यही क्वेश्चन पूछा गया था UPPCS में। और RRR फिल्म SS राजामौली के निर्देशन में बनाई गई है। और याद रखना तेलुगु भाषा का एक गीत है, ये भी याद रखना। और गीतकार कौन है? चंद्र बोस हैं। और सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार नाटू नाटू को दिया गया है। RRR फिल्म में गाना गाया गया है।
नेक्स्ट है आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 को जारी कौन किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो है जारी कब किया गया? 14 मार्च 2023 को। ये 10वां संस्करण है। इसमें 163 देश शामिल हैं। सर्वाधिक जो है आतंकवाद प्रभावित देश कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर कौन है? अफगानिस्तान। ठीक है, नंबर 2 पे कौन है? बुर्किना फासो। नंबर 3 पर सोमालिया। नंबर 4 पर माली। नंबर 5 पर सीरिया। और भारत की रैंक 13वीं है। ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा। 13 नंबर पर भारत है। किस रिपोर्ट में? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2022 मतलब कौन सा देश सबसे अधिक हथियारों का निर्यात करता है, कौन सा आयात करता है? यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो जारी कब किया गया? 13 मार्च 2023 को। रिपोर्ट कौन जारी किया? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने इसको जारी किया है। और ये जो है 18 से 22 की रिपोर्ट है। यही सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है। 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, याद रखना है। और विश्व के 5 सबसे अधिक आयातक देश कौन है जो है? तो उसमें नंबर 1 भारत है। सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन। तो याद रखना, चीन निर्यातक में चौथे नंबर पर है और आयातक में 5वें नंबर पर है। ये भी याद रखना, ठीक है। और भारत की रैंक पहली है आयातक में। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023, ठीक है, जारी कब किया गया? 20 मार्च 2023 को। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट है 11वीं। कुल देश है 137। ठीक है, इसमें जो है सबसे कम प्रसन्न देश कौन है, सबसे दुखी देश कौन है, ये पूछा गया है। नंबर 1 पर है अफगानिस्तान, इसके बाद लेबनान, फिर सियरा लियोन, फिर जिम्बाब्वे, फिर कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। सबसे ज़्यादा खुशी देश कौन से हैं? फिनलैंड नंबर 1 पर है, डेनमार्क नंबर 2, आइसलैंड 3, इजराइल 4, नीदरलैंड 5। हम कहाँ पर हैं? तो 126 नंबर पर हम हैं। 137 देशों के रैंकिंग में हम 126 नंबर पर हैं। इसका मतलब काफ़ी दुखी देशों में हम शामिल हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, ठीक है। ये रिपोर्ट जो जारी की गई है, ये कब की गई है? 19 अप्रैल को। और याद रखना, विश्व के सबसे बड़े जो देश हैं वो कौन है जनसंख्या में, याद रखना है। और ये रिपोर्ट कौन जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा। और याद रखना, भारत नंबर 1 पर है। तो भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो 142.86 करोड़। ये डाटा याद रखना है। और किस तारीख को, ये भी याद रखना है, 19 अप्रैल को, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 चीन की जनसंख्या कितनी है? तो 142.57 करोड़, ठीक है। अमेरिका की कहती हैं 34 करोड़, इंडोनेशिया की 27.75 करोड़ और पाकिस्तान की 24.05 करोड़ है, ठीक है। तो आपको ये 5 देशों की रैंकिंग याद रखना। शुरू से लास्ट तक ये क्वेश्चन आ सकता है, 99% चांस है पूछा जाएगा। तो नंबर 1 भारत, नंबर 2 चीन, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया और फिर पाकिस्तान। ये क्रम आपको सजाना होगा एग्जाम में। और कौन जारी करता है ये भी याद रखना, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही सब मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट 2022, जारी किया गया है। क्षेत्रवार शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में तो दक्षिण में तेलंगाना नंबर 1 पर है, पूर्वोत्तर में सिक्किम, पश्चिम में मध्य प्रदेश, उत्तर में हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्व में छत्तीसगढ़। इन जो है रिपोर्ट क्षेत्रवार जारी की गई। शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? भिवानी सबसे ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है। शीर्ष 3 छोटे राज्य संघ शासित प्रदेश में जहाँ 30 लाख से कम जनसंख्या है, अंडमान निकोबार, ये आपको याद रखना है बस। और शीर्ष 3 बड़े राज्यों में यहाँ 30 लाख से जनसंख्या है, तेलंगाना सबसे स्वच्छ ग्रामीण राज्य में नंबर 1 पर है, याद रखना है। नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 पर तमिलनाडु। आपका काम खत्म, इतने से आपका काम हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है, उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय आया है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाए, ठीक है। तो 2 मार्च 2023 को ये निर्णय आया। उच्चतम न्यायालय के 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा निर्णय दिया गया निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कैसे
की जाए और उसमें कौन शामिल होगा। तब क्या हुआ, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के जो है उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने एक निर्णय दिया है और 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति नियुक्ति किसकी करेगा, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की करेगा। तो 3 सदस्य जो ये उच्च स्तरीय समिति है जो सिफारिश करेगी, इसमें कौन कौन शामिल होगा ये पूछा जाएगा। तो उच्च स्तरीय जो समिति के 3 सदस्य हैं वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता लोकसभा में और भारत के मुख्य न्यायाधीश। यही 3 लोग मिल करके जो है जिसका नाम सिफारिश में रखेंगे, राष्ट्रपति उसी का नियुक्ति करेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त 1 होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 5 सदस्यीय संविधान जो पीठ थी उसमें याद रखना अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति KF जोसेफ थे और 4 अन्य लोग थे जिसके निर्णय पे यह निर्णय दिया गया है वो विचार करके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करने के लिए। जो उच्च स्तरीय समिति के सदस्य हैं यही आपसे पूछा जाएगा, तो तीनों लोगों को आप याद रखना। ठीक है, बस आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। ठीक है, जारी कब किया गया, 4 अप्रैल को। रिपोर्ट का 3रा संस्करण। बड़े राज्यों की रैंकिंग की बात किया जाए तो शीर्ष 3 राज्य हैं जो सबसे ऊपर हैं। कर्नाटक नंबर 1 पर, तमिलनाडु नंबर 2 पर, तेलंगाना नंबर 3 पर है। अंतिम 3 राज्य कौन हैं, तो अंतिम 3 राज्य में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है सबसे लास्ट में, फिर पश्चिम बंगाल है और फिर बिहार है। तो बिहार का नीचे से 3रा स्थान है, ये याद रखना है। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान सिक्किम को मिला है और अंतिम स्थान गोवा को मिला है, ये आपको याद रखना है। तो ये करंट अफेयर के कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी, मैंने कुछ जो है माइंड मैपिंग के तरीके से और कुछ अलग तरीके से मैंने आपको बता दिया है। किसी क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने इनको बिल्कुल चुन करके लाया हूँ जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अगर डाउट होता है आपको या लगता है कि नहीं ये गलत है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।